हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर विषय को पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पाई है और आज से जो हम अपनी क्लास है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आज से हम क्लासेस को अपनी कंप्यूटर की क्लासेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। किसी कारणवश मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रही थी, तो आज से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अपने सिलेबस को क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें साइंस सब्जेक्ट को भी पढ़ना है और फिर हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट को पढ़ के उसमें क्या करेंगे, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, ठीक है, तो हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच, जिसका हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025 और यह हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सकें। अब हम अपने क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती थी, जिसमें काजल मैम आपको हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाती थी और इसमें उन्होंने आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दिया है और कुछ समय बाद हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास होती थी उनकी शाम को 5 बजे बाल विकास की पेपर 1 की, जिसमें इसका भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी इनकी क्लास जो है वो पेपर 2 की लग रही है। किसकी? पेपर 2 ये आपको पढ़ा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे इस फ्री क्लास का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले सकें। नेक्स्ट क्लास देखते हैं। शाम को 4 बजे मेरी संस्कृति क्लास होती है, जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को और इसमें भी जो हमारा सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम कुछ समय बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस को हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 3 बजे मेरी शाम को 3 बजे होती है कंप्यूटर की क्लास, जिसमें मैं आपका कंप्यूटर का सिलेबस करा रही हूँ और जल्द से जल्द हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शाम को 6 बजे होती है रंजीत सर की क्लास, जिसमें रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट को और वो आपको बेसिक से कंप्लीट मैथ करा रहे हैं। इसीलिए आप लोग डरे ना, क्योंकि आप लोग हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। किसमें? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की क्या होता है, मैथ। ठीक है, मैथ और संस्कृत में क्या लगती है, वैक लगती है। किसमें? मैथ है, संस्कृत है और पेपर 1 है, पेपर 2 है, क्योंकि वो 50 मार्क्स के होते हैं। बच्चे लापरवाही कर देते हैं, जिस वजह से उनकी बैक लग जाती है। लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली से जुड़ेंगे तो आपको इसका सामना करना नहीं पड़ेगा, आप एक अच्छा स्कोर हासिल करके ले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर विषय में आज ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये सभी पढ़ा दिए हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड प्रशिक्षु बैच कंप्यूटर क्लासेस की, तो आप वहाँ जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इसे ओएस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्रेन ऑफ सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर का क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं या मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर का मस्तिष्क। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक
सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करता है। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, वो संसाधित करता है और उसके द्वारा हम सामान्य सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषाएं आपके एग्जाम। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषाएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी परिभाषा बताइए, उदाहरण सहित समझाइए या फिर इसके कार्य बताइए। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आज हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें इसकी डेफिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं। तो पहली परिभाषा क्या है, पहली डेफिनेशन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है। क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयरों का क्या है, प्रोग्रामों का समूह है जो मानव और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या है, जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच क्या करता है, संवाद स्थापित करता है। क्या करता है मतलब कि इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम वह होता है जो क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो मानव और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच क्या करता है, जोड़े रखता है, हमको कनेक्ट रखता है। जैसे कि जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, संवाद स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है? तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा प्रोग्राम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों, क्या है, जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को क्या करता है, निर्देश देता है। क्या करता है? निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, वह क्या करता है, वह कंप्यूटर के जो विभिन्न अंग हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो इन सबको निर्देश देता है कि इनको किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारी थर्ड डेफिनेशन क्या है। हमारी थर्ड डेफिनेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक माध्यम यानी कि इंटरफेरेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए और क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, इसको एक बार फिर से, ठीक है, इनको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं एक बार। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषाएं देखी। पहली परिभाषा थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह होता है जो मानव को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच क्या करता है, संवाद को स्थापित करता है। संवाद को स्थापित करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये मनुष्य को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को क्या करता है, एक कनेक्शन यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? कनेक्ट करने का यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या थी? नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है। क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को क्या करता है, निर्देश देता है कि किस प्रकार से तुम्हें कार्य करना है, किस प्रकार से आपको प्रोसेसिंग करनी है। तो ये सभी क्या करता है, इस सब के निर्देश कौन देता है? तो इस सब के निर्देश जो है ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र यानी कि मनुष्य, जो व्यक्ति कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है वो क्या हो गया, हमारा यूज़र हो गया। और कंप्यूटर हार्डवेयर, और क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कि माउस है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हार्डवेयर हैं। इनके बीच क्या करता है, माध्यम यानी कि इंटरफेरेंस की भांति कार्य करता है। किसकी भांति? एक माध्यम की भांति यानी कि इंटरफेरेंस की भांति कार्य करता है। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र यानी कि जो व्यक्ति उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसको, और कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, तो इन सबको क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम इसके प्रकार के बारे में देखेंगे, कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 प्रकार होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में दिए हुए हैं ये, ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और एग्ज़ाम के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 बार ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए या फिर इसके कार्य बताइए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018-19 में, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं और आपका ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है? पहला है सिंगल यूजिंग सिंगल टास्क। क्या है? सिंगल यूजिंग सिंगल टास्क। अर्थात इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति किसी कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है और उसमें मतलब उसमें जितने भी टास्क हैं उनको वो कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन चलाता है एक व्यक्ति, तो वो खुद ही चलाता है, उसमें 2-3 लोग कार्य नहीं कर सकते। अगर फ़ोन चला रही हूँ तो मैं अपना फ़ोन स्वयं चलाऊंगी, यानी कि मैं हो गई सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क क्या हो गया? हमारा फ़ोन हो गया। हमारा फ़ोन क्या हो गया? सिंगल टास्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रकार है सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। क्या है? सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, जिसमें क्या होता है? एक ही व्यक्ति कार्य करता है। जिसमें क्या होता है? एक ही व्यक्ति कार्य करता है और उसमें टास्क क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें टास्क जो होते हैं, कार्य जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति बहुत सारे कार्यों को कर सकता है। जबकि सिंगल यूज़र में मैंने आपको क्या बताया? तो सिंगल यूज़र में क्या होता है? एक ही व्यक्ति होता है और उसमें एक ही कार्य होता है, उसको उसे करना होता है, ठीक है। और सेकंड में क्या है? सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, जिसमें क्या एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों को कर सकता है। क्या कर सकता है? एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों को कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट 3 है मल्टी यूजिंग मल्टीटास्किंग। क्या है? मल्टी यूजिंग मल्टीटास्किंग, यानी कि इसमें क्या हो सकता है? ये कंप्यूटर किस प्रकार का होता है? इसमें एक से अधिक व्यक्ति जो हैं वो कार्य कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? मल्टीटास्क, मतलब बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं। एक मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले प्रकार मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर पे एक कार्य को कर सकता है। दूसरे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति तो है लेकिन वो बहुत सारे कार्यों को कर सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सिंगल यूजिंग मल्टीटास्किंग, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है? मल्टी यूजिंग मल्टीटास्क, यानी कि बहुत सारे लोग इस पर कार्य कर सकते हैं और बहुत सारे कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मल्टी यूजिंग मल्टीटास्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट लास्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4 रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि क्या होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके उदाहरण क्या क्या हैं। इनको हम एक छोटी छोटी 1 लाइनर में पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम इनको पूछा जाता है रेयर केस में, और पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़ के आएँ, आप उसको करके आएँ, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? पहला है हमारा सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। क्या है? सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, यानी कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें एक व्यक्ति होगा और एक ही कार्य को क्या करेगा? संपन्न करेगा कंप्यूटर पे, ठीक है। तो इसमें क्या है? मैंने आपको बताया कि एक समय पर एक व्यक्ति एक ही कार्य को कर सकता है। क्या है? एक समय पर एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है? एक कार्य को कर सकता है, इसीलिए इसको सिंगल यूज़र सिंगल टास्क कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे DOS। क्या है? DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक एग्जाम्पल है। क्या है? एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका? सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। क्या है? सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, जिसमें क्या होता है? एक समय पर एक व्यक्ति अनेक कार्यों को कर सकता है। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति जो होता है कंप्यूटर के माध्यम से अनेकों कार्य कर सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। क्या कहेंगे? सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। उदाहरण के लिए जैसे कि एंड्रॉयड, ठीक है, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड फ़ोन में हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपको आगे भी बताया कि सिंगल यूज़र में भी एंड्रॉयड फ़ोन आ जाएगा। जैसे कि हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो हम अकेले यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एक हम फीचर में पहुंच गए, एक किसी ऐप में पहुंच गए, उसमें हम कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। जबकि इसमें एंड्रॉयड का मतलब क्या है? इसमें एंड्रॉयड का मतलब है कि सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, यानी कि हम एक कंप्यूटर के माध्यम से बहुत से कार्य कर सकते हैं। जैसे कि एक समय में हम उसमें कॉलिंग भी कर सकते हैं,
ठीक है, चैट भी कर सकते हैं, और हमें कोई भी कार्य करना है जैसे पीडीएफ है, जैसे फोटोग्राफिंग है, तो इन सबको क्या कर सकते हैं हम मल्टी टाइम्स कर सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो है एक समय पर अनेक कार्य कर सकता है। जैसे कि एक समय पे हम कॉलिंग भी कर सकते हैं, एक समय पे हम क्या कर सकते हैं कॉलिंग भी कर सकते हैं, और किसी से अगर हम चैट करना चाहें तो हम चैट भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मान लो हमने कॉलिंग के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग कर लिया और फ़ोन क्या है हमारा खाली है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं उसमें चैट कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम पीडीएफ पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी कार्य है उसको हम कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा मल्टीटास्क, यानी कि एक से अधिक कार्यों को एक समय पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एंड्रॉयड, मैंने अभी आपको बताया कि एंड्रॉयड कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से विंडो 7 है, 8 है, एक्सपी है। ठीक है, क्या है, विंडो 7 है, 8 है, एक्सपी है, तो इनमें भी इसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं कि एक समय में हम अनेक कार्य को कर सकते हैं। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक व्यक्ति एक समय में अनेक कार्य को संपन्न कर सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। क्या कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टी यूजर मल्टीटास्क। क्या है, मल्टी यूजर मल्टीटास्क, जिसमें क्या होता है एक समय में अनेक व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें एक समय में अनेक व्यक्ति अनेक कार्य को संपन्न कर सकते हैं। एक टाइम पर बहुत सारे व्यक्ति, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारे कार्यों को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, मल्टी यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए लिनक्स है, उदाहरण के लिए लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सभी किसके उदाहरण है, ये सभी मल्टी यूज़र मल्टीटास्क के उदाहरण है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बचा है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट हमारा क्या बचा है, 4, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, दक्ष होते हैं और समय के पाबंद होते हैं। यानी कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, क्या है इनकी एफी इसका मतलब है कि इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनकी एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी, यानी कि दक्षता, यानी कि दक्षता। और ये क्या होते हैं, ये समय के पाबंद होते हैं। क्या होते हैं, ये समय के पाबंद होते हैं, ये दक्ष होते हैं, यानी कि इनकी जो दक्षता होती है वो बहुत अच्छी होती है। कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये हैंग भी कम करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हैंग भी कम करते हैं। अब हम इनके बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वे होते हैं कि इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें दक्षता होती है और वो समय के पाबंद होते हैं, यानी कि उनमें एफिशिएंसी होती है। और क्या होती है, टाइम के पाबंद होते हैं, क्या होते हैं, समय के पाबंद होते हैं। और ये कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ही कम हैंग करते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही कम हैंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इसरो में जो कंप्यूटर लगे हैं वो किसका उदाहरण है, तो वो उदाहरण है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, ये क्या है, हमारी स्पेस की संस्था है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। तो इन सब में क्या किया गया है, इन सब में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दक्ष होते हैं, समय के पाबंद होते हैं और बहुत ही कम क्या होते हैं, हैंग होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इनके उदाहरण हैं इसरो में लगा कंप्यूटर, डीआरडीओ में लगा हुआ कंप्यूटर। तो ये सभी क्या है, ये सभी इसके उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि विंडो है, मैंने आपको बताया, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो एक्सपी है। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से एमएसी ओएस, यानी कि एमएसी ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स मैंने अभी आपको बताया, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम,
एंड्रॉयड फ़ोन, एंड्रॉयड में क्या क्या, एंड्रॉयड फ़ोन आ गया। iOS, ठीक है, iOS। इसी प्रकार से यूनिक्स, यूनिक्स भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिक्स है, लिनक्स है, और BSD, और क्या है, BSD। तो ये सभी क्या है, ये हमारे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। जैसे कि विंडो है, ठीक है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। विंडोज़ है, MAC ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, iOS है, या फिर यूनिक्स है, या फिर BSD है। तो ये सभी जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि लिनक्स क्या होता है और यूनिक्स क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज की क्लास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा टॉपिक है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम इसके प्रकार, इसकी डेफिनेशंस, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बारे में कि लिनक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, इनके बारे में अब हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, यूनिक्स। पहला हमारा क्या है, यूनिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि 1970 के दशक में USA के AT&T लैब कंपनी, कौन सी, AT&T लैब कंपनी में कैन थॉमसन, कौन थे, कैन थॉमसन और डेनिस रिची, और कौन थे, डेनिस रिची ने यूनिक्स का आविष्कार किया। किसने किया, कैन थॉमसन, कैन थॉमसन, और किसने किया, डेनिस रिची ने, और किसने किया, डेनिस रिची ने, ठीक है। कैन थॉमसन और डेनिस रिची ने क्या किया, यूनिक्स का आविष्कार किया। ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो फ्री होते हैं, जो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जिनका प्रयोग हम फ्री कर सकते हैं, या फिर जो हमारे द्वारा बनाए गए होते हैं, हमारी कंपनी द्वारा बनाए गए होते हैं। जबकि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है, मतलब कि इसको किसी कंपनी के द्वारा खरीदा गया है, ये हमारे थ्रू नहीं बनाया गया है, और ये फ्री भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि यह एक क्या है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, अर्थात इसे क्या किया गया था, इसे कंपनी द्वारा खरीदा गया था। आगे देखते हैं, ये क्या है, ये एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, दो प्रकार से कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, दो प्रकार से कार्य करते हैं। किस प्रकार से, एक होता है GUI और एक होता है CUI। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। जबकि CUI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो CUI की फुल फॉर्म क्या होती है, CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर बेस यूजर सिस्टम, और इसकी क्या होती है, GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है, इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि जो GUI होता है, GUI क्या होता है, वो होता है कैसा होता है, जो GUI होता है वो क्या होता है, ग्राफ के थ्रू होता है। कैसा होता है, ग्राफ के माध्यम से होता है, जिसको आम व्यक्ति भी यूज कर सकता है। आज के जो आपके फोन आ रहे हैं वो सभी कैसे आ रहे हैं, वो सभी GUI बेस्ड आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, GUI बेस्ड आ रहे हैं, जिसे एक छोटा सा बच्चा भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसमें ये फीचर्स होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं, GUI के बेस पे होते हैं, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू होते हैं, जिससे इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति कर सकता है, यानी कि छोटा बच्चा भी इसका प्रयोग कर सकता है। आज के समय में आपने देखा ही होगा कि छोटे बच्चे हैं वो कितने अच्छे से फ़ोन को यूज़ करते हैं, कितने अच्छे से फ़ोन को चला सकते हैं। तो किसकी वजह से, GUI की वजह से। किसकी वजह से, GUI की वजह से, क्योंकि GUI जो है वो एक नॉर्मल क्या है, एक नॉर्मल इंटरफेस है जिसे सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं। जबकि CUI क्या होता है, जबकि CUI जो होता है वो टेक्स्ट बेस्ड होता है। कैसा होता है,
टेक्स्ट बेस्ड होता है। कैसा होता है? टेक्स्ट बेस्ड होता है, यानी कि उसमें कुछ हमें कीज़ को याद करना पड़ता है। अब इतनी कीज़ हम कैसे याद कर पाएंगे? तो ये हमें चलाना क्या होता है? ये हमें चलाना टफ होता है। कौन सा? कैरेक्टर बेस्ड यूटिंग क्या है? कैरेक्टर यूजिंग सिस्टम। क्या है? कैरेक्टर यूजिंग सिस्टम जो होता है, इसीलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है और आज के समय में हम GUI का प्रयोग करते हैं। और आज के समय में जो हमारा कंप्यूटर्स में जो फीचर्स लग के आ रहे हैं वो GUI बेस्ड आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? GUI बेस्ड आ रहे हैं। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको GUI और CUI में अंतर समझ में आ गया होगा कि GUI जो होते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, जो हम हर एक नॉर्मल व्यक्ति जो है इसका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि ये जो होते हैं इनका प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जबकि CUI क्या होता है? ये क्या होता है? ये कैरेक्टर बेस होता है, यानी कि हम इसके टेक्स्ट के माध्यम से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये टफ होता है। आज के समय में CUI का प्रयोग ना होकर GUI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं हम कि GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यूनिक्स में क्या था? यूनिक्स में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रयोग किया गया था, जिसको हर व्यक्ति बहुत आसान तरीके से प्रयोग कर सकता है। और इसकी लैंग्वेज जो थी, इसे C भाषा में लिखा गया था। किसके बाद इसे क्या किया गया था? इसे C भाषा में बनाया गया था। इसके बारे में एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि यूनिक्स क्या है और इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो यूनिक्स क्या है? यूनिक्स को 1970 के दशक में USA के AT&T वेल लैब कंपनी में केन थॉमसन, किसने? केन थॉमसन और कौन थे? डेनिस रिची। और कौन थे? डेनिस रिची ने क्या किया था? बनाया था, आविष्कार किया था। ठीक है, किसने यूनिक्स का आविष्कार किसने किया? केन थॉमसन और डेनिस रिची ने क्या किया? इसका आविष्कार किया। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, क्योंकि इसको दूसरे देशों से क्या किया गया था? खरीदा गया था। मतलब किसी से, जैसे USA है तो उससे ये खरीदा गया था, फिर इसका हमने प्रयोग किया और इसी के आधार पर हमने अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम है लिनक्स। क्या है? जिसका नाम है लिनक्स। ये GUI फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और ये C भाषा में बनाया गया था। और इसको सबसे मेन बात क्या है कि इसे कंपनी द्वारा खरीदा गया था, यानी कि हमने किसी दूसरे स्थान से इसको खरीदा था, यानी कि इसे USA से खरीदा गया था। उसके बाद इसके फीचर्स को देखते हुए हमारे इंडिया यानी कि भारत ने क्या किया? एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया जिसका नाम है लिनक्स। क्या नाम है? जिसका नाम है लिनक्स। और ये क्या था? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था? ओपन सोर्स था, क्योंकि इसे खुद के द्वारा बनाया गया था, किसी कंपनी के द्वारा खरीदा नहीं गया था। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यूनिक्स की कमी को सुधारने के लिए, यूनिक्स की कमी को सुधारने के लिए 1991 में लिनस टोरवेल्ड्स ने लिनक्स का आविष्कार किया। किसका? लिनक्स का आविष्कार किया। अब हम लिनक्स की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो लिनक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो लिनक्स की फुल फॉर्म होती है लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP। क्या है? नॉट यूजिंग XP। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP। ये क्या था? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि ये मुफ्त था। क्या था? ये मुफ्त था, यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, परंतु यह CUI कैरेक्टर बेस्ड था। कैसा था? CUI बेस्ड था। जो हमारा लिनक्स था, जो हमारा यूनिक्स था, मैंने आपको बताया कि वो क्या था? वो CUI बेस्ड था, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। जबकि लिनक्स जो था वो CUI बेस्ड था, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। ठीक है, प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे प्रत्येक कार्य करने के लिए आदेश दिए जाते थे। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें आप आदेश देंगे। CUI बेस्ड में क्या होता है? इसमें आदेश दिए जाते हैं, जबकि GUI बेस्ड में हम खुद स्वयं उसमें अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कर्नल है वो क्या है? लिनक्स बेस्ड है। क्या है? कर्नल जो है वो लिनक्स का मुख्य भाग होता है।
ठीक है। कर्नल जो होता है वो लिनक्स का मुख्य भाग या कोर पार्ट होता है। यह सभी गतिविधियों का उत्तरदायी होता है। क्या होता है? यह सभी गतिविधियों का उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि लिनक्स क्या होता है और ये किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो लिनक्स है इसका प्रतिपादन 1991 में लिनक्स टोरवेल्ड ने किया था। किसने किया? लिनक्स टोरवेल्ड ने किया। किसकी? यूनिक्स की कमी को सुधारने के लिए। किसकी? यूनिक्स की कमी को सुधारने के लिए। और ये क्या था? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि स्वयं का बनाया हुआ था, किसी कंपनी के द्वारा खरीदा हुआ नहीं था, बल्कि मुफ्त था। कैसा था? फ्री था। परंतु यह CUI कैसा था? ये CUI बेस्ड था। क्या था? ये CUI बेस्ड था। जबकि जो यूनिक्स था वो क्या था? GUI बेस्ड था, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। जबकि लिनक्स जो है वो CUI बेस्ड यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे प्रत्येक कार्य करने के लिए क्या किया जाता था? आदेश दिए जाते थे। जबकि CUI में हम स्वयं कार्य को कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी CUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करिए हुए कंप्यूटर हैं, फोन्स हैं, ठीक है, जो गैजेट्स हैं, इन सब का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट लाइन हमारी क्या है कि जो कर्नल जो है वो क्या है? लिनक्स का एक मुख्य भाग या कोर पार्ट होता है, जो इसकी गतिविधियों को क्या करता है? उत्तरदायी होता है। क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुप्रयोग यानी कि यूजेस। किस प्रकार से हम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला पॉइंट, इसके अब हम अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो पहला अनुप्रयोग क्या है कि समस्त हार्डवेयर संसाधनों की क्षमता के पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम एक साधन प्रबंधन की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझते हैं कि जो समस्त हार्डवेयर हैं, जो हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, ये सभी क्या है? हार्डवेयर हैं। तो इन संसाधनों की क्षमता के पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या? उसको सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक साधन या प्रबंधन का कार्य करता है। किसका? एक साधन यानी कि सोर्स का कार्य करता है। किसका? एक सोर्स का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हार्डवेयर की क्षमता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। क्या कार्य है कि जो हार्डवेयर है उसकी क्षमता को समुचित रूप से सुनिश्चित करना कि किस प्रकार से, इसका मतलब कितनी क्षमता किसमें लगेगी। तो इस सब का क्या है? इस सब का कार्य जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक आसान सा इंटरफेस प्रदान करता है। जो यूज़र है, जो इस कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है, तो उसको क्या करता है? एक आसान इंटरफेस प्रदान करता है ताकि वह कंप्यूटर का प्रयोग सरलतापूर्वक कर सके, ताकि वह जो कंप्यूटर है उसका प्रयोग सरलता से कर सके। तो ये मुख्य कार्य है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 है कंप्यूटर पर कार्य करने वाले उपयोगकर्ता का लेखा जोखा व्यवस्थित करने। कंप्यूटर पर कार्य करने वाले जो उपयोगकर्ता हैं उनके लेखा जोखा को व्यवस्थित रखने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इस बात का ध्यान रखना है कि उपयोगकर्ता के कितने समय के लिए कंप्यूटर पर कार्य किया है, इस सब को क्या करता है? कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये सभी कार्य करता है। तो पहला कार्य क्या है? पहला कार्य है समस्त हार्डवेयर संसाधनों की क्षमता के पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने के हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम एक साधन का प्रयोग करता है। क्या करता है? साधन और प्रबंधन की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा पॉइंट नंबर 2, हार्डवेयर की क्षमता का समुचित अनुप्रयोग। किसका? हार्डवेयर की क्षमता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक आसान इंटरफेस प्रदान करता है ताकि वह कंप्यूटर का उपयोग सरलतापूर्वक कर सके। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 है कंप्यूटर पर कार्य करने वाले उपयोगकर्ता का जो लेखा जोखा है वो सभी क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, उसको व्यवस्थित करता है और ये ध्यान रखता है कि उपयोगकर्ता ने कितने समय तक कंप्यूटर पर कार्य किया है। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पर
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हो गया। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, इसको हम देख लेते हैं। आज की क्लास में हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि इसको कंप्यूटर, इसको क्या कहते हैं, इसे सॉफ्टवेयर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बारे में देखा। उसके बाद हमने इसकी परिभाषाएं देखी, जो इतनी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बन सकती थी उनको हमने देखा। नेक्स्ट उसके बाद हमने इसके प्रकार देखे कि 4 प्रकार का होता है: सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, और सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। फिर इनके बारे में जाना कि सिंगल यूज़र सिंगल इंटरफेस, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क का जो एग्जांपल है वो DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र मल्टीटास्क में क्या आता है, एंड्रॉइड फ़ोन आता है, विंडो है, 7 है, 8 है, XP है, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट प्रकार देखा मल्टी यूज़र मल्टीटास्क, जिसमें हम लिनक्स का प्रयोग करते हैं, यूनिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चौथा हमारा क्या था, चौथा प्रकार था हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका प्रयोग हम इसरो है, DRDO है, इन सब में करते हैं। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, जैसे कि विंडो है, MAC ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट OS है, और एंड्रॉयड है, iOS है, यूनिक्स है, और BSD है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। उसके बाद हमने यूनिक्स जाना कि यूनिक्स का प्रतिपादन केन थॉमसन और डेनिस रिची ने किया था 1970 में। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, इसको हमने क्या किया था, कंपनी के द्वारा खरीदा गया था, और ये क्या था, और ये GUI बेस्ड था। ठीक है, उसके बाद हमने GUI और CUI के बारे में बात की कि GUI और CUI क्या होते हैं। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसका हम एक नॉर्मल व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है, जबकि CUI जो होता है वो कैरेक्टर बेस्ड होता है, जो टेक्स्ट पर आधारित होता है, तो इसका प्रयोग नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट था यूनिक्स। नेक्स्ट क्या था हमारा, लिनक्स। लिनक्स क्या होता है, लिनक्स जो था वो यूनिक्स की कंपनी को लिनक्स जो था वो यूनिक्स की कमी को सुधारने के लिए आया था 1991 में। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, और क्या था, कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। कैसा था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके बारे में, उसके बाद हमने क्या जाना, इसके बाद हमने इसके अनुप्रयोग जाने कि इसके अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम है, आज की क्लास में हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक को ख़त्म कर लिया। किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़त्म कर लिया। आज की क्लास में ये ख़त्म हो गया। कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, और इस क्लास की PDF अब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। इससे पहले उस पर कोई भी PDF नहीं डाली गई थी। आज से हमारी जो है PDF जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, सभी PDF मैं डाल दूंगी। आज की क्लास की आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिसने भी हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारा DLED प्रशिक्षु बैच है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। आप एक बार हम पे विश्वास करें, और उसमें हम अपना पूरा 100% आपको देंगे। आप उसमें 100% देंगे, तो आप हम पे विश्वास करें, और आप अपने एग्ज़ाम में देखेंगे कि आपको जो हमने पढ़ाया है वही आपके एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और उसमें हमें क्या, आपको क्या कमियां दिख रही हैं, हमें उसमें क्या चेंजेस करना है। ठीक है, थैंक यू।